हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स और उसमें फर्स्ट यूनिट में हमारे 2 चैप्टर्स हमने देख लिए थे और आज देखते हैं थर्ड चैप्टर सेंटर ऑफ मास में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बीएससी पार्ट के फर्स्ट के हिसाब से। तो दोस्तों जो थर्ड चैप्टर है सेंटर ऑफ मास एंड एनर्जी, इसमें दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप 11th के कार्य ऊर्जा वाला चैप्टर है दोस्तों, उसमें कार्य की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि कार्य एक अदिश राशि है, कार्य का मात्रक जूल है, 2 सदिशों का गुणा क्या होता है, कार्य शून्य कब होता है, यानी कि दोस्तों हमने वहाँ पढ़ा है कार्य के बारे में कि कार्य dW बराबर F इंटू ds, यानी बल और विस्थापन, यानी कि ये मेरा बल और ये मेरा विस्थापन, इनके बीच में एंगल है थीटा। दोस्तों दोनों सदिश राशियां हैं तो इनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट आता है FDS कोस थीटा, यानी कि जो कार्य का मान है इस थीटा पे निर्भर करता है। तो दोस्तों यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो कोस 90 का मान क्या होता है 0, तो इस कंडीशन में कार्य कितना होता है 0 होता है। इसके अलावा दोस्तों यदि कोस थीटा का मान हो 0 डिग्री तो कार्य होता है F इंटू ds, यानी कार्य अधिकतम होता है। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें आप 11 से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं प्रत्यानयन बल, यानी कि बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो तो F समानुपाती क्या होता है x के, तो F इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। और दोस्तों माइनस चिन्ह क्या बताता है, माइनस चिन्ह ये बताता है कि जो बल है विस्थापन के विपरीत दिशा में है। यानी कि दोस्तों यदि मैं एक स्प्रिंग का एग्जांपल लूँ कि दोस्तों आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा हुक का नियम या फिर प्रत्यानयन बल का नियम, कि प्रत्यानयन बल क्या होता है कि दोस्तों अगर ये कोई स्प्रिंग हो और इसके मैं कोई भार लटका दूं तो इस स्प्रिंग में क्या होगा, खिंचाव होगा, तो ये जो इसमें विस्थापन होगा प्रत्यानयन बल के कारण। तो दोस्तों विस्थापन किस दिशा में है, इस दिशा में है, और मेरा बल किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में। तो दोस्तों ये होता है प्रत्यानयन बल। इसके अलावा आप प्रत्यानयन बल में कुल कार्य निकाल सकते हैं। दोस्तों कितना आता है, W बराबर आता है हाफ के एक्स स्क्वायर। दोस्तों छोटा टॉपिक है इसलिए मैं इसका रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, आप ये 11th क्लास से भी देख सकते हैं। W इक्वल टू होता है के एक्स स्क्वायर। इसी के आधार पे दोस्तों हम जानते हैं कि स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं कह सकता हूँ U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसके अलावा दोस्तों इसमें छोटे क्वेश्चन बनते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से, यानी कि कोई वस्तु गति कर रही है, अब उसकी गति में हम परिवर्तन करें तो उसकी गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कार्य के बराबर होता है। तो दोस्तों हम गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसको कार्य के बराबर कैसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि dW बराबर के एफ माइनस के आई, कि दोस्तों ये जो किसी वस्तु की अंतिम ऊर्जा और ये प्रारंभिक ऊर्जा, तो दोस्तों इन दोनों का अंतर किए गए कार्य के बराबर होता है। तो इसका हम सत्यापन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आप 11th क्लास से देख सकते हैं। इसमें हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है वो होता है केंद्रीय बल और केंद्रीय
बल के अधीन गति का समीकरण। दोस्तों और बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं तो दोस्तों केंद्रीय बल क्या होता है, केंद्रीय बल देख लेते हैं शॉर्ट में हम कि केंद्रीय बल क्या होता है। सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल कि वो बल जिनकी क्रिया रेखा एक बिंदु के अनुदिश हो, यानी कि जैसे कि ये बिंदु है और इससे ये बल लग रहा है, यो बल लग रहा है, यो बल लग रहा है, तो वो वे बल जिनकी क्रिया रेखा क्या हो, एक ही बिंदु के अनुदिश हो। जैसे कि दोस्तों इसको मैं व्यक्त कर सकता हूँ F = K R की घात -N R क्या, यानी कि दोस्तों आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा, उसमें क्या आता है F = G m1.m2/r², यानी कि यहाँ एक ये नियतांक आता है और ये r की घात n में आता है। ऐसे ही दोस्तों हमने कूलाम का नियम पढ़ा, वहाँ क्या आता है कि जो कूलाम का बल है वो भी व्युत्क्रम वर्गीय नियम का या केंद्रीय बलों के अनुदिश पालन करते हैं, यानी q1.q2/r²। दोस्तों ये केंद्रीय बल हैं। इसके बाद हम देख जो संरक्षी और असंरक्षी बल है। दोस्तों संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं। दोस्तों ये टॉपिक भी आप 11th क्लास में देख लेते हैं, संरक्षी और असंरक्षी बल, यानी कि यदि किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है तो दोस्तों वो कहलाता है असंरक्षी बल, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि दोस्तों यदि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है तो A से B की ओर मैं यो चलूँ या फिर A से B की ओर मैं इधर से इधर चलूँ, तो दोस्तों ये W1 मान लूँ और ये W2, तो दोस्तों W1 = हो W2, तो दोस्तों ये कैसा बल होगा, संरक्षी बल होगा। इसके अलावा दोस्तों यदि किए गए कार्य का मान ये मेरा मान लेता हूँ A बिंदु है और यहाँ से मैं डिस्टेंस तय कर रहा हूँ ये B तक और इससे डिस्टेंस कर रहा हूँ ये W1 और W2, तो दोस्तों W1 बराबर ना हो W2, तो ये हो जाएगा असंरक्षी बल। और दोस्तों जो संरक्षी बलों के अधीन जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब देख सकते हैं दोस्तों संरक्षी बल में ये पाथ डिपेंडेंट है और ये पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी ऐसे चलेंगे ऐसे, तो ये दोनों कार्य क्या आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे। इसका और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं दोस्तों कि इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं केंद्रीय बलों के अधीन कण के पथ का समीकरण। केंद्रीय बलों के अधीन गति का समीकरण। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बीएससी पार्ट फर्स्ट के हिसाब से। केंद्रीय बलों के अधीन गति का समीकरण। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई कण है और वो एक विमीय गति कर रहा है और दोस्तों उसके लिए जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाएं मैं मान लेता हूँ कि उस कण के लिए जो स्थित ऊर्जा है
u इक्वल टू मान लेता हूँ यू एक्स, यानी कि x का फलन है। इसके अलावा जो गतिज ऊर्जा है उसको मैं मान लेता हूँ हाफ, क्या होता है दोस्तों, हाफ mv², यानी वो v वेग से गति कर रहा है, उसका द्रव्यमान है m। तो दोस्तों कुल ऊर्जा इसकी क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग, यानी कि E बराबर k प्लस यू, यानी कि मैं कर सकता हूँ यहाँ से E बराबर हाफ mv² प्लस u या फिर u x। अब दोस्तों यहाँ से मैं इस 2 की इसमें ट्रांसफ़र कर दूँ, 2e माइनस यू इक्वल टू mv², और ये हो जाएगा 2/m, ये v², और यहाँ से v भी निकालूंगा मैं, तो ये क्या आ जाएगा, रूट 2/m e माइनस यू इक्वल टू क्या हो गया, v। दोस्तों ये केंद्रीय बलों के अधीन जब गति कर रहा है तो उसका वेग इस समीकरण से दे सकते हैं कि v इक्वल टू e माइनस यू और इसकी मल्टीप्लाई 2/m से, यानी ये v के लिए इक्वेशन आ गई। समीकरण 1 दे लेता हूँ। अब दोस्तों कि ये जो u है स्थिर ऊर्जा है, तो स्थिर ऊर्जा जो बल है और विस्थापन है उसके गुणनफल के बराबर होती है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि u इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स, यानी कि हम जानते हैं कि किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि u इक्वल टू डब्लू, और माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो स्थिर ऊर्जा है वो बल के विपरीत है। दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ u इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इक्वेशन दे लेता हूँ इसको मैं 2, और दोस्तों ये एफ एक्स को मैं इसमें पुट कर सकता हूँ u के स्थान पर, तो यहाँ मैं रख लेता हूँ q के स्थान पर f माइनस एफ एक्स, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाता है, रूट 2/m e माइनस u के जगह क्या लिख रहा हूँ, f माइनस का एफ एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ एस ब्रैकेट 1 और इक्वल टू है मेरा अब v। दोस्तों v क्या होता है, वेग यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो दोस्तों इसको मैं बोल सकता हूँ dx अपॉन में dt के। तो यहाँ से चूँकि कण गति कर रहा है तो जो उसमें विस्थापन हुआ है मैं x मान लूँ, तो वेग क्या हो जाएगा, इधर लिख लेता हूँ चूँकि वेग v इक्वल टू dx अपॉन में dt, यानी कि रूट 2/m e प्लस एफ एस इक्वल टू dx/dt। अब दोस्तों जो x वाले पद हैं उनको मैं एक साइड में ले लूँ, तो क्या लिख सकता हूँ मैं कि dx/रूट 2/m e प्लस एफ एक्स इक्वल टू dt। अब दोस्तों मैं चाहूँ तो ये 2/m है इसको मैं ऊपर भेज सकता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं समाकलन लूँगा। जो विस्थापन के लिए मेरे का समीकरण निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, इसका समाकलन ले लेता हूँ कि कण को मैं 0 से x तक विस्थापित कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे पास समय लग रहा है t समय। तो दोस्तों मैं इसका समाकलन कर देता हूँ 0 से x, और टाइम है मेरा 0 से t, तो इसका समाकलन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको जो रूट 2/m है इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, रूट m/2 समाकलन 0 से x, और दोस्तों ये है e प्लस एफ एक्स का रूट। अब दोस्तों
ये जो रूट है यानी कि इसकी घात कितनी है 1/2। अब मैं ऊपर ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा e प्लस एफ एक्स की घात माइनस 1/2 इक्वल टू 0 से t इंटू डी टी। तो दोस्तों अब मेरे को इसका समाकलन लेना है तो आसान है दोस्तों। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको √m/2। अब दोस्तों इसका समाकलन लूँगा e कांस्टेंट f(x) का समाकलन क्या आएगा f(x) का समाकलन पहले तो मैं ले लेता हूँ इस ब्रैकेट का। तो दोस्तों ब्रैकेट का क्या आ जाएगा e प्लस f(x) माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 और इसकी फिर लिमिट हो जाएगी 0 से लेके x तक। और जो f(x) का समाकलन लूँगा तो f(x) का समाकलन क्या आ जाएगा दोस्तों कि f(x) इसका समाकलन लूँगा तो ये आ जाएगा 1/f, यानी कि 1/f मेरा बाहर आ जाएगा यहाँ से डॉट 1/f। तो सॉरी 1/f। और यहाँ से दोस्तों 1 इंटू टी डी टी का क्या आ जाएगा t। तो दोस्तों t और लिमिट 0 से लेके t। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √m/2 ये 1/f है। और दोस्तों यहाँ से क्या आएगा माइनस 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1/2। ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 2 आ जाएगा यहाँ। और यहाँ से मेरे पास आया e प्लस f(x) और यहाँ से भी आ जाएगा मेरे पास 1/2 और ये 0 से t इसकी लिमिट लगाऊंगा तो ये आ जाएगा t माइनस का 0। अब दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ √2 है यहाँ 2 है। तो दोस्तों √2 से इस 2 को काटूंगा तो यहाँ √2 बच जाएगा यानी कि √2m इंटू अपॉन में है f और इसको e प्लस f(x) की होल है 1/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ e प्लस f(x) 1/2 और यहाँ से आ गया t। अब इसको मैं रूट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से इस इस f को इधर गुणा कर देता हूँ मैं e प्लस f(x) इस f को इधर गुणा कर देता हूँ और ये √2m इसके अपॉन में चला जाएगा यानी कि f(t) अपॉन में √2m। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि मैं क्या करूँगा √e इसमें से माइनस करूँगा और इसमें प्लस करूँगा। तो इसको इक्वेशन दे लूँ मैं 3। तो यहाँ मैं कर देता हूँ e प्लस f(x) प्लस माइनस √e और इक्वल टू f(t) √2m और प्लस √e। अब दोनों पक्षों का मैं क्या कर लेता हूँ वर्ग ले लेता हूँ यानी स्क्वायर बोथ साइड्स। तो दोनों साइड का वर्ग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका वर्ग क्या आ जाएगा e प्लस f(x) और इधर क्या आ जाएगा √t का e। और दोस्तों इसका वर्ग लूँगा तो इसका वर्ग क्या आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर f² t² और 2m प्लस इसका स्क्वायर e
प्लस 2ab यानी 2 और ft रूट 2m इंटू रूट ई। दोस्तों ई से ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों, ये बच जाता है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m प्लस ई प्लस 2 एफ टी अपॉन में रूट 2m इंटू रूट ई। अब दोस्तों यहाँ से यदि मैं f कॉमन ले लूँ तो दोनों साइड से f ख़त्म हो जाएगा, तो ये f दिए गया, यहाँ केवल एक f बचेगा, यहाँ का f गायब हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से इस रूट 2 से इसको काटूँ तो ये ऊपर बच जाएगा मेरा रूट 2 अपॉन में m, और वो ई चल ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दोस्तों ये ई भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास क्या बच जाता है, x इक्वल टू एफ टी स्क्वायर बाई 2m प्लस रूट 2e बाई m इंटू टी। दोस्तों ये केंद्रीय बलों के अधीन गति में विस्थापन का समीकरण आ जाता है। दोस्तों इसको हम सोल्व कर सकते हैं। मैं मान लूँ दोस्तों कि F इक्वल टू क्या होता है, ma। F इक्वल टू मैं ma मान लूँ तो एक इक्वल टू F बाई m, यानी कि F बाई m को लिख सकता हूँ मैं a। इसके अलावा दोस्तों जो गतिज ऊर्जा या जो कुल ऊर्जा क्या होती है, E इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से मैं v का मान निकाल सकता हूँ, तो v इक्वल टू हो जाएगा 2e बाई m और इसका रूट, यानी रूट 2e बाई m को मैं क्या लिख सकता हूँ, v। तो दोस्तों ये इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू एफ बाई एम को क्या लिख सकता हूँ, a, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस v इंटू टी। तो दोस्तों ये इक्वेशन आ जाती है केंद्रीय बलों के अधीन गति में विस्थापन समीकरण का सॉल्यूशन आ जाता है, जो कि क्या है दोस्तों, एक सरल रेखा का समीकरण है। तो दोस्तों कोई भी कण जो केंद्रीय बल के अधीन गति कर रहा हो तो वो दोस्तों कैसी गति करता है, सरल रेखीय गति करता है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद देखते हैं। तो नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा वक्रों एवं कण की गति की विवेचना कर लेते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है और जो कण की गति है उसमें हम क्या संबंध व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पार्ट फर्स्ट ईयर के हिसाब से। तो स्थितिज ऊर्जा वक्रों एवं कण की गति की विवेचना। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी कण के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो स्थितिज का फंक्शन होती है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो स्थिति का फलन होती है। अब दोस्तों यदि कोई कण एक्स डायरेक्शन में एक विमीय गति कर रहा है तो हम उसके लिए
जो बल का संबंध क्या बना सकते हैं कि F इक्वल टू माइनस डेल U और X। दोस्तों ये 3D में हम लगाते हैं नेवला संकारक। अब दोस्तों यदि 1D के लिए मैं बात करूं तो जो इसका वेग के लिए घटक क्या होगा, V 1D के लिए डेल अपॉन में डेल एक्स, और यदि इसको मैं ऐसे लिखूं माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स भी लिख सकता हूं, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें जो परिवर्तन है वो किए गए जो मतलब बल के क्या होता है, बराबर होता है। अब यदि दोस्तों मैं जो किसी कण का स्थितिज ऊर्जा है और उसकी स्थिति है उसके मध्य ग्राफ खींच लूँ तो जो वक्र मेरे को प्राप्त होगा वो कण की गति के बारे में क्या बताता है वो देखते हैं। तो दोस्तों मैं ग्राफ खींच रहा हूँ स्थितिज ऊर्जा U और कण की स्थिति X के बीच में, यानी कि मैं ग्राफ खींच लेता हूँ। ये y डायरेक्शन पे मैं ले लेता हूँ U को और x डायरेक्शन पे मैं ले लेता हूँ कण की स्थिति x को। तो दोस्तों ये ग्राफ आ रहा है मेरे पास यों, यानी इसको मैं बोल दूँ A, इसको चलो O बिंदु बोल लेता हूँ मैं, इसको बोल देता हूँ A, इसको बोल देता हूँ B और इसको बोल देता हूँ C और इसको बोल देता हूँ D। तो दोस्तों इसके ग्राफ से हम क्या बता सकते हैं कण की गति के बारे में। सबसे पहले बात हम बता सकते हैं बल के बारे में कि जो स्थितिज ऊर्जा वक्र से क्या स्पष्ट है कि स्थितिज ऊर्जा एवं स्थिति के मध्य जो वक्र है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा U एवं X के मध्य, X क्या है, स्थिति, तो स्थिति के मध्य खींचे गए वक्र किसको बताते हैं दोस्तों, बल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो वक्र है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ वक्र OA, तो दोस्तों यहाँ जो वक्र की ढाल है वो क्या बता रही है कि वक्र OA है, इसमें जो ढाल क्या है, धनात्मक है। तो दोस्तों ढाल धनात्मक है तो इसका मतलब यहाँ से देख सकते हैं जो मैं x का मान बढ़ा रहा हूँ, यानी यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा है, फिर यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा है, यानी कि x का मान बढ़ाने पर वक्र OA का ढाल क्या है दोस्तों, पहले तो ढाल है मेरा धनात्मक, यानी कि x का मान बढ़ाने पर क्या बढ़ रही है दोस्तों, मेरी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ रही है। जो x बढ़ा रहा हूँ तो u का मान बढ़ रहा है, यानी कि u बढ़ता है। अब ऐसे ही दोस्तों हम देख सकते हैं वक्र AB में कि जो वक्र AB है उसकी ढाल कैसी है, ऋणात्मक है, ढाल है ऋणात्मक। तो ढाल ऋणात्मक है यानी कि x का मान बढ़ाने पर भी क्या हो रही है, स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है। यहाँ की x का मान अगर मैं बढ़ाऊंगा तो u का मान क्या हो रहा है, घटता है। ऐसे दोस्तों ये जो कर्व है इसके बारे में बता सकते हैं हम कि फिर B से C तक वक्र की ढाल धनात्मक, ऐसे ही C से D के बीच में वक्र की ढाल ऋणात्मक। अब दोस्तों एक चीज़ हम बता सकते हैं संतुलन अवस्थाओं के बारे में कि जो मेरे बिंदु हैं A, B, C और D, दोस्तों ये किसको बताते हैं कि एक तो यहाँ वक्र का ढाल क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ,
कि जो संतुलन अवस्थाएं कौन कौन सी है, इसमें थर्ड संतुलन अवस्था, यानी कि दोस्तों ये जो वक्र के ये जो बिंदु हैं मेरे पास ए, सी, बी और डी। दोस्तों यहाँ जो वक्र का ढाल क्या है, शून्य है। वक्र का ढाल शून्य है। दोस्तों अभी हमने देखा कि यदि वक्र का ढाल धनात्मक है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर वक्र का ढाल ऋणात्मक हो तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। तो यदि वक्र का ढाल ही शून्य है तो यदि स्थितिज ऊर्जा मान लो अगर यहाँ अधिकतम है तो अधिकतम रहेगी, अगर यहाँ न्यूनतम है तो यहाँ क्या रहेगी, न्यूनतम रहेगी। यानी कि स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है तो अधिकतम रहेगी और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है तो ये न्यूनतम रहेगी। यानी कि ये कैसी हैं, संतुलन अवस्थाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो स्थायी संतुलन को व्यक्त करती हैं, जैसे कि 4th नंबर पे ले सकता हूं मैं स्थायी संतुलन अवस्था। स्थायी संतुलन अवस्था दोस्तों दो बिंदु मेरे पास ऐसे दिख रहे हैं वक्र, ये जो हैं इसमें बिंदु बी और डी। दोस्तों बी और डी ऐसे बिंदु हैं जहां कण स्थायी अवस्था में रहता है। यानी कि जो मेरे पास बिंदु है बी और डी, यानी कि यहाँ क्या रहेगा, अस्थायी, यहाँ स्थायी। यानी कि वक्र जो बिंदु है मेरे बी और डी, ये क्या हैं, स्थायी संतुलन बिंदु। यानी कि यहाँ कण संतुलन, स्थायी संतुलन में रहता है। इसके अलावा दोस्तों अस्थायी संतुलन कौन से होंगे, ए और सी। यानी मैं पांचवा बोल सकता हूं कि इन बिंदुओं पर पांचवा है अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन बिंदु कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं डायग्राम में, बिंदु ए और सी। ये दोस्तों क्या है, अस्थायी संतुलन बिंदु है। यानी कि यहाँ कण अस्थायी अवस्था में रहता है। तो दोस्तों ये दोनों हैं अस्थायी संतुलन बिंदु, यानी कि यहाँ कण क्या रहता है, अस्थायी अवस्था में रहता है। इसके अलावा दोस्तों इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कुछ बिंदु ऐसे हैं जो उदासीन बिंदु हैं। यानी कि वहाँ वक्र की ढाल क्या है, शून्य है। वहाँ स्थितिज ऊर्जा ना ही तो बढ़ती है और ना ही घटती है। यानी कि उदासीन बिंदु, यानी कि वक्र में ऐसे बिंदु जहां ढाल du/dx इक्वल टू क्या हो, शून्य हो। यानी कि यहाँ स्थितिज ऊर्जा ना ही तो बढ़ती है ना ही घटती है। और यदि इस अवस्था से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम इनको विस्थापित कर दें तो नए बिंदु पर भी, नई जो स्थिति है वहाँ भी बिंदु क्या रहता है, उदासीन रहता है। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक विस्थापित कर दें तो इस अवस्था में भी बिंदु कैसा रहता है, नवीन जो बिंदु है वो कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। यानी कि उदासीन बिंदु रहेगा।
कि जैसे यहाँ वक्र का ढाल क्या होगा दोस्तों, जैसे ये बिंदु है, यहाँ वक्र की ढाल क्या है, 0 है। अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ तक विस्थापित कर दूँ तो ये भी क्या रहेगा, उदासीन बिंदु ही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बता सकते हैं कुछ अवस्थाएं हैं इसमें, बद्ध अवस्थाएं। यदि मैं एक कटोरा ले लूं और उसमें एक कंची डाल दूं और उस कंची को मैं सरल आवर्त गति कराऊं, यानी कि ये मेरे पास एक बाउल है और इसमें कंची यो गति कर रही है, इसको एक बार ये छोड़ दे तो दोस्तों ये कैसी गति करेगी, ऐसे सरल आवर्त गति करेगी। यानी कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, U = UX। यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो बद्ध अवस्था है हमारी, यानी कि एक लिमिट हो गई कि भाई इसके अंदर कण गति करेगा, इससे बाहर तो नहीं जाएगा, इसमें ही सरल आवर्त गति करेगा। तो दोस्तों इसको हम एक्सपेंड करते हैं टेलर सीरीज से। तो दोस्तों टेलर सीरीज से कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, कि जो स्थितिज ऊर्जा है उसका हम टेलर सीरीज से प्रसार कर दें। अगर ये x का फलन है तो ये हो जाएगा UX0 प्लस हाफ x माइनस x0 और डेल u बाई डेल x और लिमिट x = x0, यानी कि जो कण है उसको x से मैं x0 तक क्या कर दूं, स्थापित कर दूं। तो ऐसे ही ये हो जाएगा प्लस x माइनस x0 और इसका फैक्टोरियल 2 डेल 2u अपॉन में डेल x² और x = x0। ऐसे ही दोस्तों ये आगे चलता जाएगा। तो हम इसमें उच्च घातों को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है, यदि मैं ले लूँ x = x0 और u टेंड्स टू ले लूँ u0, यानी कि मैं ले रहा हूँ x = x0 और u = u0। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल u अपॉन में डेल x = x0। दोस्तों जो विस्थापन क्या होगा, बहुत अल्प होगा, विस्थापन अल्प होगा। तो दोस्तों ux मेरे पास आ जाता है, ये आएगा UX0, ये UX0 प्लस उच्च घात पदों को हम क्या मान रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं। तो दोस्तों ये आ जाता है मेरे पास x = x0, तो x² डेल u x डेल 2x अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 1। दोस्तों u टेंड्स टू क्या है, u0। तो जो किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा मेरी आ जाती है, अगर u टेंड्स टू u0 हो तो ux बराबर हाफ kx²। दोस्तों ये क्या है, ये है सरल आवर्त गति का, यानी कोई कारण सरल आवर्त गति कर रहा है उसका समीकरण। तो इम्पोर्टेंट इक्वेशन बन जाती है, सरल आवर्त गति का, सरल आवर्त गति कर रहे कण की स्थितिज ऊर्जा आ जाती है ux = ½ kx²। तो दोस्तों पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद।